सीनियर वेलनेस कोच बहुत कुछ बताने सिखाने वाले हैं, पर नोट्स बनाएंगे ना तो चीजें आपको लाइफ टाइम आपके काम आने वाली हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में आप जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आप वेलकम मैसेज जरूर टाइप करें। सर का क्लैपिंग भी कर सकते हैं रिएक्शन में जाके। तो हमारे सभी के सीनियर वेलनेस कोच भरत सिंह चौहान सर का मैं जबरदस्त क्लैपिंग से स्वागत करना चाहूंगा। और हम लोग एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ सर को सीखने और सुनने वाले हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू कॉल पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और इतने प्यारे प्यारे चेहरे जो सुबह सुबह दिख जाते हैं तो मजा आ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई अच्छा चेहरा एक भी दिख जाता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मुझे तो इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं तो मैं तो बहुत बड़े भाग्यशाली हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी दिख रहे होंगे, आपको भी दिख रहे होंगे। तो आप भी बड़े भाग्यशाली हो। और सुबह तो अभी कम्युनिटी में का जवाब जवाब नहीं होता कि इतने प्यार, एक भी मायूस चेहरा नहीं। देखो आप, इस कम्युनिटी का एक सबसे बड़ी चीज होती है कि एक भी चेहरा मायूस नहीं दिखेगा। आप किसी भी पेज पे चले जाइए, सबके चेहरे अब हंसते हुए नजर आएंगे। और जो मायूस रहते हैं तो कहते हैं ना, बोले संगत का असर आ जाता है। अगर कोई चेहरा मायूस अगर हमारे पास एंट्री करता है तो लेकिन अंदर आते ही, गेट खोलते ही और सारे चेहरे खिले हुए नजर आएंगे, उसको भी हंसना पड़ता है, उसको भी मुस्कुराना पड़ता है ना। तो एक दिन हंसने पे भी हम लेंगे, और कौन सा हंसी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, किस टाइम हंसना चाहिए, किस टाइम नहीं हंसना चाहिए, क्यों हर चीज का एक वक्त होता है। तो आज हम, क्योंकि उसमें हंसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आज का जो हमारे जो करेंगे हम उस चीज के बारे में, उसमें हंसी का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन हमको सीखने से पहले अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने गुरु जी, अपने अपने जो भी है, और माँ सरस्वती, सभी को प्रणाम करेंगे। अपने पितृ देवता जो भी आप जिसको मानते हैं, सभी को सुबह सुबह हमको प्रणाम करेंगे, जिससे हमको दिन भर आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आपको एहसास रहेगा, 100% एहसास रहेगा कि मैंने आशीर्वाद लिया है। अब तो मेरी प्रोग्रेस निश्चित है, अब तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अब तो कुछ भी हो सकता। मतलब उस दिन भर एक चीज बता दूं आपको, एक एनर्जी ऐसी होती है, आप किसी से भी आशीर्वाद लो, अपने इष्ट देव से आशीर्वाद लो, एक ऐसी एनर्जी रहती है दिन भर में कि आपके बैक में कोई खड़ा है। अब देखिए, बहुत देखिए, जैसे आपके अगर मदर फादर भी हैं, आप सुबह आशीर्वाद, जैसे मैं कभी मीटिंग में जाता हूँ या यहाँ से घर से निकल के जाता हूँ, तो उनको पैर छू के जब निकलता हूँ तो ऐसा लगता है अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे मतलब ऐसी एनर्जी फील होती है, मैं भगवान के हाथ जोड़ के जाता हूँ। मैं दिन में अगर 5 बार भी अगर किसी बाहर जाऊंगा तो भगवान के सामने एक बार हाथ जोड़ के जाता हूँ। उससे क्या होता है कि हम एक एनर्जी क्रिएट होती है। और एनर्जी क्रिएट होती है कि वो हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो हमारे अंदर जब एनर्जी क्रिएट होती है तो हम पॉजिटिव चीज करते हैं, और हम जिस लक्ष्य को काम करने जा रहे हैं, वो लक्ष्य हमको इजीली प्राप्त हो जाता है। क्यों, आप पॉजिटिव एनर्जी से जाओगे, आप जोश से जाओगे, आप अच्छे विचारों से जाओगे, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलने वाले हैं। तो आज हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जाने अनजाने में गलतियां करते रहते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे कुछ। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं और हमारी संस्कृति में जो ग्रंथ बने, उन्होंने इतना प्यारा सब कुछ दिया है हमें, जिसमें हम कुछ सोच नहीं सकते। कि देखो, महाभारत और रामायण दो बड़े हमारे ग्रंथ हैं, दो हमारे बड़े ग्रंथ हैं। वो हमें सिखाते क्या है? रामायण ये सिखाती कि क्या क्या करना चाहिए भाई। रामायण ये सिखाती है हमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन महाभारत ये सिखाती है हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोनों का सार है। छोटी सी बात, अगर किसी को कहते हैं महाभारत में ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, अरे भाई, उस ग्रंथ इसीलिए लिखा गया था, वो चीज इसीलिए लिखी गई थी, वो पात्र इसीलिए गढ़े गए थे। जो हमारे जितने भी पात्र हैं, जितनों उन्होंने, भगवान ने भी जो लीला की थी या जो भी कुछ हुआ था, कि हमारे समाज को ये शिक्षा मिल सके। वेद व्यास जी ने इस चीज का ध्यान रखा था कि क्या नहीं करना चाहिए, ये लोगों को पता चले कि कौन सी चीज कुरीति से। अब जैसे जैसे जुए सट्टेबाजी खेलना, उनसे कितना बुरा काम हो गया है। तो ऐसे ही हमारी जो क्लब है, हमारा न्यूट्रिशन क्लब है, इसमें हम अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। भाई एक बताओ, आप बॉडी का खाना तो हमेशा देते रहते हैं इनको, लेकिन दिमाग का खाना कहाँ है भाई? दिमाग का क्या? हमारे सीनियर आए थे, वो बोल रहे थे ना, दिमाग का क्या। जैसे कोई भी चीज का इसका क्या, अब आगे क्या। तो हम देखो, खाना और सीखना, ये दोनों सेम चीज होती है। खाना हमारे शरीर का खाना होता है, और यानी सीखना हमारे दिमाग का खाना होता है। दोनों को खाने की आवश्यकता होती है। जब भी आप अच्छे स्वस्थ भी रह सकते हो, आपका ब्रेन भी ठीक रह सकता है। अब ब्रेन ठीक नहीं है तो आपका कुछ भी खाते रहो
तो आप उसको सफल नहीं हो पाओ। तो अब हमको एक चीज विचार करना चाहिए हमको, इस कम्युनिटी में देखो, जैसे अपन क्या होता है, इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ में कोई, मैं बहुत लोगों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरे से कनेक्ट नहीं होते, मैं यही करना। तो उसमें क्या होता है कि जब जिस तरीके से आप किसी से कनेक्ट होते हो ना, तो उनको ये लगता है कि ये बिजनेस करने आया है। आप किसी की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको क्या लगता है कि आप उसके बिजनेस करने आए हैं, आप उससे फायदा उठाने आए हैं, तो इसलिए आपके साथ नहीं जुड़ने वाला है। लेकिन जो हम माइंडसेट की क्लास लेते हैं, हम सामाजिक चीजों को सीखते हैं, हम व्यवहारिक चीजों को सीखते हैं। एक तो क्या है कि हमारे परिवार में भी एक अच्छा माहौल बनाने की में आपको सहायता मिलेगी कि आप वो चीज सीख रहे हो। और दूसरा ये कि आपका जो कम्युनिटी का है, उसमें भी आप ऐसी बातें करोगे तो आपको वहां भी है ना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो आप ऐसी चीज और सॉल्यूशन, कभी गुस्से का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो आप व्यवहारिक चीजें नहीं सीखोगे तो आप सीनियर वेलनेस कोच बन ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग था जी साहब हमको तो टाइम नहीं मिलता माइंडसेट की क्लासों में। भाई माइंडसेट ही तो है सारा खेल, माइंडसेट का सारा खेल है। क्योंकि आप अगर खुद पॉजिटिव रहोगे तो दूसरे को रख सकते हो। आपका दिमाग का खाना अगर कंप्लीट है तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो, और आप अपने घर का माहौल। आज एक चीज बता दूं आपको कि मैं भी इस कम्युनिटी में आने के बाद, अच्छा खाना पीना तो हमने चेंज किया ही किया, लेकिन हमने ब्रेन का खाना भी मैंने खाया। तो यानी कि हमने जो सीखा, कहने का मतलब मैंने सीखा। तो आज हम 4 पीढ़ी हम एक जगह रह रहे हैं, और मैं कभी भी जब घर में घुसता हूँ तो सब हंसते हैं मिलते हैं, कोई खिलखिलाते मिलते हैं, कोई मतलब ऐसा मायूस चेहरा या कोई गुस्से में, या भाई आज तो मान लो, क्यों जैसे मेरे मम्मी पापा है उनके लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेटे बहू हो गए। और हम बेटे बहू, जो हमारे बेटे बहू हैं उनके लिए हम सास ससुर हो गए। और हमारे पोते पोती हो गए तो हमारे पोते पोती हो गए, तो हमारे पापा के लिए पड़पोते और पोती हो। अब वो सारा माहौल, यानी 4 पीढ़ी का माहौल, अगर आपका ब्रेन ठीक है, आपने ब्रेन का खाना खाते हो, तो उनको टैकल करना सीख जाओगे। आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी से भी आओगे थके हारे आओगे, लेकिन घर में घुसते ही आपको आनंद आ जाएंगे, आपका सारी थकान मिट जाएगी। और घर आओगे कलेश मिलेगा, उसने ऐसे कह दिया, सास ने ऐसे कह दिया, बहू ने ऐसे कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा होता है ना सब में। उसकी वजह सिर्फ इतनी रहती है कि हम जानते नहीं है कि हमारे परिवार को। अब एक बात बताऊं, कल की बात है, हमारे साथ में हमारे रिलेशन में रहते हैं, तो वो कभी बच्चों को आवाज लगाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की आदत, आदत तेरे को ऐसी ठुकाई करूंगा, अरे ऐसे थप्पड़ दूंगा या दूंगी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की ये आदत है। चुपचाप चल घर ने, अभी एक पढ़ेगा तेरे, और अभी तू चल घर चल, मैं ऐसी पिटाई करूंगी, ऐसे करूंगा, मतलब इस तरीके से। तो मैंने कल उनको बुलाया दोनों को, मैं बैठो मेरे पास। मैं कि आपके पास में ये पिटाई करने के अलावा और भी ऑप्शन है कि नहीं है? मैं बच्चों से कहो चलो आपको घर लड्डू देती हूँ, चलो आप घर हलवा बनाती हूँ, चलो अपना हंसते हैं, कुछ और भी ऑप्शन है, या केवल चल तू घर में पिटाई करती हूँ तेरी, थप्पड़ मारती हूँ, ये करती हूँ, ये ऐसा, ये और भी कोई ऑप्शन है आपके पास? वो हंसने लगी। मैं नहीं, हंसने की बात नहीं, ये आप सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बच्चे भी अपने बच्चों का यही करेंगे जो तुम कर रहे हो। तो ये रिलेशन, ये छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों में, नातों में बहुत सारी काम आती हैं, है ना। और बात करने को दो सेशन हुआ नहीं उससे, मतलब क्यों टाइम भी खिंच रहा है, तो पहले सेशन की बात कर लेते हैं। सेशन में भी यही बात बताऊंगा मैं, है ना। जैसे एक इंसान होता है और वो कहता है कि भाई ये परिवार मेरा है, ये रिश्तेदार मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं है। और जो अच्छी सोच वाले होते हैं वो पूरे संसार को ही अपना मानते हैं, पूरी कम्युनिटी को। अब एक चीज बता दूं आपको, जैसे मतलब मेरे हर्बल लाइफ में कभी कोई कहीं का भी मिल गया, किसी भी टीम का मिल गया, तो मुझे लगता है ये मेरा ही परिवार है। ऐसा नहीं कि मेरी टीम वाला ही मुझे लगता है कि मेरा परिवार है, मुझे तो अदर टीम वाले भी मेरा परिवार लगते हैं। तो पूरे संसार ही आपका परिवार है, पूरा संसार से ही आपको खुशियां मिल सकती हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको खुशियां नहीं दे सकता, बशर्ते कि आप उससे ले सकते हो। तो आज जो मैंने बताया कि रामायण से हमने सीखा कि हमको रिश्तों में क्या करना चाहिए, और उसको हम ये लेंगे कि महाभारत में इसके पात्र हमको ये सिखाते हैं कि हमें रिश्तों में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला पात्र हम दुर्योधन को ही ले लेते हैं, पहला पात्र हमको दुर्योधन को ले लेते हैं। अब देखिए,
दुर्योधन में क्या था? अहंकार था। दुर्योधन में अहंकार था ना। अहंकार से परिवार में झगड़े बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? अगर आप में किसी में भी अहंकार है तो आपके परिवार में अशांति भी रहेगी और झगड़े भी बढ़ेंगे। अगर आपके परिवार में अशांति और झगड़े रहते हैं ना, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं अहंकार में, तो आप अपने स्पॉन्सर है, आपका जो सीनियर वेलनेस कोच है, उससे आप जरूर बात करें कि सर मेरे परिवार में झगड़ा रहता है, क्या मैं कहीं अहंकार से तो ग्रसित नहीं हूं? खुद को तो पता नहीं चलेगा, आईना तो उसको उसको आता ही नहीं देखना। तो आप अपने सीनियर वेलनेस कोच के पास में बात करिए, उसका क्यों आपसे ज्यादा माइंड सेट है, और उससे करो सर मेरे परिवार में क्यों। मेरे पास में एक चीज बता दूं आपको, मेरे पास इतने सारे बहुत सारे रिलेशन पे या उन चीजों पे बहुत फोन आते हैं मेरे पास, बहुत यानी पारिवारिक प्रॉब्लम पे बहुत फोन आते हैं। सर ये चीज चल रही है हमारे घर में, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम कोशिश करते हैं उनके सॉल्यूशन में ढूंढ। अब जब हम उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कोई ऐसा कर लो तो पता है क्या होता है कि वो लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमको आजीवन छोड़ के नहीं जाते। तो कहने का मतलब कि अहंकार अगर है और आपके घर में झगड़े बढ़ते तो बढ़ रहे हैं, समझ लो आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र में अहंकार है। तो आप उसका सॉल्यूशन क्यों, अब कहाँ जाओगे पूछने के लिए? कहाँ उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे? अपनी कम्युनिटी में ढूंढ सकते हैं, और तो बताओ कहाँ ढूंढेंगे? तो अपने सीनियर वेलनेस के कोच है, उनसे बात करें। उनसे बात कर, वो अपने से बात करेगा, कहीं ना कहीं हमको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद शकुनी। शकुनी का कपट और शंका। कपट और शंका अगर है हमारे, शकुनी का जो पात्र हमको सिखाता है कि कपट और शंका नहीं करनी चाहिए भाई। अगर रिश्तों में कपट नहीं करना चाहिए। कपट का मतलब होता है जानते हो कपट? धोखाधड़ी मान लो, कुछ भी मान लो। और शंका यानी कि शक। अब देखो एक चीज बताऊं, छोटा सी बात बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, बहुत बुजुर्ग है। अगर हम दो व्यक्ति दूसरे के हंस भी रहे ना, तो कहा अच्छा, तुम मेरी बात करके हंस रहे हो। शंका, जबरदस्ती। मतलब तो हम ये देख लो, उनके सामने बुजुर्ग आदमी है, उनके सामने हंस भी नहीं सकते हम किसी के साथ। वो रो यार, मेरे को देख रहे हैं, आप लोग को हंसना नहीं है भाई। नहीं तो कहते मुझे देख के हंसे हो आप। मतलब शंका, शंका हमारे दुख की जड़ होती है एक तरीके से, और हमारे कलेश की जड़ भी होती है। तो शंका से विश्वास टूटता है। अगर आप सब किसी से वो कहते हैं ना बहम कर लो, बहम भी वो बोल सकते हो उसको, शंका भी बोल सकते हो। तो इसमें पति पत्नी का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर पति पत्नी एक दूसरे पे शंका करने लग गए, वहम करने लग गए, तो उनका तो रिश्ते नाता टूटने वाला ही है। वो तो वो सास बहू सास में अगर आप एक दूसरे से शंका करने लग गए, तो भी वो रिश्ता टूटने वाला है ना। ये बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। कोच और कम्युनिटी से अगर आपको शंका हुई, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो, ये उसको ज्यादा चाहता है, मुझे कम चाहता है, ये स्पॉन्सर है, ये कोच है, ये ऐसे करता है, तो 100% उस कम्युनिटी में आप लाभ नहीं ले सकते, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अटूट विश्वास होना चाहिए आपको, अटूट विश्वास होना चाहिए। नहीं तो पता क्या, शंका से दरार आती है, और दरार नहीं पड़ती है तो उसकी दीवार बन जाती है। और दीवार बनने से पता है क्या होता है? लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे से अलग हो गए तो जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी शंका से, कपट से रिश्तों में दरार आ जाती है। इस दरार को न आने दें। धृतराष्ट्र साहब से बात करते हैं हम। तीसरा है हमारा धृतराष्ट्र। अब देखिए, वो खुद जो नहीं बन पाए, धृतराष्ट्र साहब जो खुद नहीं बन पाए, वो अपने बच्चे को बनाना चाहते थे। यही है ना, महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। ऐसे ही हम लोग भी हैं, जो आप नहीं बन पाए अपने बच्चों को थोप रहे हैं। इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, बेचारे बच्चे का वो एबिलिटी नहीं है, या वो नहीं बनना चाहता, उसका हॉबी सेंटर नहीं है, तो वो असफल हो जाता है वो बच्चा। भाई बच्चे का डॉक्टर बनने का हॉबी सेंटर नहीं है, वो तो खिलाड़ी बनना चाहता है। लेकिन आपका सपना है डॉक्टर बनाने का, क्यों आप नहीं बन पाए तो उसको बनाना चाहते हो। तो वो बच्चा क्या है, फेल हो जाता है, उसकी हॉबी सेंटर नहीं है वो। अब दूसरी बात, अब बच्चा अगर आपके सपनों को पूरा करने लग गया, तो खुद के सपनों का क्या होगा? उस बच्चे के सपने का क्या होगा? आप ये सोचा कभी हमने? हम बच्चों को नहीं थोपना चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है उससे पूछिए, तू क्या करना चाहता है, किस में बढ़ना चाहता है, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। और तेरा सपना ही मेरा सपना है। बच्चों से हम क्या क्या करना, हमको क्या अपेक्षा करनी है कि तेरा सपना ही मेरा सपना है।
और मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जो कोच बन रहे हैं और उनके बच्चे दूसरा काम करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। मेरा तो पोता ही कह रहा, पाप बोले दादू साहब आप क्या समझ रहे हो, मैं तो फाउंडर सर्कल बनूंगा। मतलब मैंने की भाई, उसे लग भी रहा है मेरे को, क्यों लग रहा है कि भाई हो सकता है चेयरमैन क्लब तक तो मैं ही दे दूं उसको सत्ता, बस एक ही स्टेप पार करनी है उसको तो, और क्या करेंगे बता। मुझे तो पक्का है कि चेयरमैन क्लब तो मुझे बनना है। पहले प्रेसिडेंट टीम का दिमाग में आती थी, लेकिन धड़ाधड़ से चेयरमैन क्लब बन रहे, अपनी नजरें चेयरमैन क्लब पे हो गई। तो क्या है कि जैसे हमको 5 डायमंड तो चाहिए, अब 2-3 डायमंड तो हमारे पास दिमाग में आ ही गया कि भाई 2-3 डायमंड तो अब, 2 डायमंड तो हमारे पक्के हैं, जो तो इसी साल मेरे को लगता है कि डायमंड डायमंड बन जाएंगे, है ना। मेरे डायमंड अब हो ही जाएंगे, अब 2-3 डायमंड और देख रहे हैं तो 2-3 साल में वो भी आ जाएंगे ऊपर, तो मेरे को तो चेयरमैन क्लब बन पक्का बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चों को वो चीज जैसे धृतराष्ट्र ने थोपी अपनी महत्वाकांक्षा, और ये जो दुर्योधन था ना, महत्वाकांक्षा का ही पेड़ था, यूं मान लो आप, है ना। वो बिगड़ गया ना, तो वो महत्वाकांक्षा का ही पेड़ था। फिर होता गांधारी। गांधारी से हम क्या सीखे? गांधारी ने क्या सिखाया हमको? अज्ञानता में मूर्खता करी उसने। क्या मूर्खता करी? सहारा बनने के बजाय खुद भी बेसहारा बन गई। भाई उसको, जो उनके पति अंधे थे तो उसको तो सहारा बन सकती थी ना, वो आंखों आंख थी उनके पास, लेकिन पति भी अंधा, खुद भी अंधी। तो सहारा बनने के बजाय बेसहारा बन गए ना। तो अज्ञानता की कि नहीं की? तो अज्ञानता व ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हम किसी का सहारा बने, किसी को मदद करें और खुद ही बेसहारा बन जाए। ऐसा हमको नहीं करना है। कर्ण, अब देखिए, अब कर्ण मान लो दुर्योधन से प्रेम भी करता था, और उसने उसके साथ दिया तो वो कर्जदार भी था। अब कर्जदार की वजह से वो बलिदान दे सकता था, वो त्याग कर सकता था, लेकिन वो मतलब मोहताज हो गया एक तरीके से उसका। भाई वो कर सकता था, लेकिन असत्य का साथ तो नहीं देता, बुरे का साथ तो नहीं देता। यानी जो बुरा कर रहा है, यानी मित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरा कर रहा है तो आपको भी करना है। क्या करूं यार दोस्तों के साथ, बहुत से दोस्तों में ऐसा भी हो गया है कि एक दोस्त मर्डर में फंस गया तो दूसरा भी फंस गया है। ऐसा हुआ है। उसको बचाने के चक्कर, भाई दोस्त था इसलिए बचाने के चक्कर में मैं भी फंस गया हूं। तो गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई दोस्त है सब कुछ है, आप उसके कर्ज तले दबे हुए हो। तो आपको बलिदान करो, उसके लिए त्याग करो, लेकिन असत्य का साथ मत दो और मोहताजी के मत दिखाओ उसको। ठीक है। अब देखिए, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। अब देखिए, कितने स्ट्रांग और पावरफुल लीडर थे भाई वो। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भीष्म पितामह इतने स्ट्रांग और पावरफुल लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पावरफुल को ऐसी प्रतिज्ञा में बांध लिया कि उनका पावरफुल कुछ यूज नहीं आया, और वो गलत के साथ भी उनको खड़ा होना पड़ा। तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा मत करो जो आपको गलत के साथ खड़ा होना पड़े, और आप पावरफुल होते हुए भी आप एक तरीके से अपाहिज खड़े हो। भीष्म पितामह पावरफुल होने के बाद भी वो अपाहिज थे। वो दुर्योधन और उनकी जो कुर्सी थी उस पे ऐसे बंधे हुए थे कि जो वो कहेंगे वो ही उन्हें करना है। तो ऐसे अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे नियम कायदे नहीं बनाने, कई बार मिलिट्री मैन की तरह घर में भी प्रशासन की तरह ऐसे हमने, हमारा नियम तो ये है साहब, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। कई सीनियर वेलनेस कोच हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा अब ऐसा करूंगा ऐसा। हमारा जो नियम है ना, यानी कि एथिक्स के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं हो कि हमें ना किसी को लागू करें और वो हमको हमसे दूर भाग जाए। मतलब कुछ लचीलापन भी होना चाहिए समय के हिसाब से। कृष्ण भगवान ने तो ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि समय के हिसाब से नियम कायदे बदलते हैं।
बहुत सारे देखे ना, कानून बदलते हैं कई बार, है ना भाई, ठीक है, संसद में पास करें। उस समय में ये कानून तो ठीक था, लेकिन अब समय के हिसाब से कानून थोड़ा इसमें बदलाव करना जरूरी होता है, ऐसा होता है ना। तो आपकी जो एथिक्स है, आपका जो नियम है, उसको समय के हिसाब से आपको बदल सके, हल्का सा लचीला, यानी आप स्ट्रांग तो रहें, आप प्रतिज्ञावान भी रहें कि भाई मुझे अच्छा करना है, लेकिन ऐसे भी नहीं रहे अड़ियल, जिसको बोलते हैं कि आपका भला बुरा हो, कुछ भी हो, फिर तो मुझे यही करना ही करना है। ओके। उसके बाद बात है ना दुशासन। अब एक बात बताओ, दुशासन का मतलब, अगर दुशासन है तो शासन अच्छा कैसे हो सकता है भाई? अब वो है ही दुशासन, तो शासन कैसे अच्छा हो सकता है? तो यहाँ तो भाई जब गलत शासन है तो तनाव है, झगड़े झांटे सारे सारे होंगे ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सब चीज होंगी। अगर आपका प्रशासन गलत है, यानी दुशासन गलत है, अपना जो शासन ही गलत है, तो सारी चीज होनी होनी। महाभारत तो होना, झगड़े भी होंगे, अशांति भी फैलेगी, सोच भी गलत होंगी, सारी चीज गलत होंगी। तो दुशासन का पात्र हमको ये सिखाता है। भाई पारिवारिक परेशानी आएंगी आएंगी अगर आपका शासन, एक चीज बताऊं आपको, मेरे गांव में, अब तो खत्म हो गए, मिलिट्री में थे, उन्होंने अपने घर में मतलब फौज से आते थे, 20 दिन की, 1.5 महीने की ऐसे छुट्टी आते थे फौजी। उन्होंने इतना मतलब शासन कर रख उस स्ट्रिक्ट बच्चियों पे, उनके इस तरीके से कि कुछ नहीं, इतने ये वैसे मतलब। तो अब बच्चियां देखो को उनको लगता था अब तो पापा जी आने वाले हैं, पाप मतलब उनको घबराहटी होती थी पापा जी अब छुट्टी पे आने वाले हैं। नहीं तो बच्चे तो ऐसे खुश होते हैं मेरे पापा आने वाले हैं, और आते कहीं दिख जाते। अगर बच्ची, मैंने देखा मेरी आंखों से, मेरे को इतना दुख होता था कि अगर बच्ची ने खाना खाना शुरू किया, 4-5 बच्ची थी उनके, और एक एक लड़का था वो, तो जैसे बच्चों ने खाना शुरू किया और दिख गया कि भाई पापा कहीं से आ रहे हैं, खाना पटक के उस घास को रजाई में या मतलब चारपाई में ऐसे लगते थे जैसे सो गए। आप सोचो। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, कि परिवार की बच्चियों की दुआ बदुआ कुछ भी कहो, अभी हो सकता है प्रकृति को यह मंजूर था, उनका लड़का खत्म हुआ, परिवार बिखरा, खुद खत्म हो गए, मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक चीज बताऊं कि वो खत्म होने के बाद में वो भाभी है ना, वो आज पहले से ज्यादा तंदुरुस्त है। बच्चे, जो बच्चियां हैं उनके छोटे भाई ने मतलब क्या नाम से पूरा संरक्षण दिया, जो चाचा लगते हैं, वो पुलिस में थे, कि बोले हमारे भाई साहब कमाते बहुत थे, सब कुछ थे, लेकिन परिवार में कलेश रखते थे। खुद ही कहते थे, वो खुद भी कहती थी ये बात, भाभी हमारी वो कहती थी, आज भी कहती हैं कि बोले वो आपके भाई साहब है ना सब तरह अच्छे थे, लेकिन परिवार में कभी चैन से, बोलो छुट्टी आती थी तो मैंने कभी दाब के रोटी नहीं खाई, चैन से रोटी नहीं खाई। आप सोचो। तो दुशासन भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना प्रशासन आप सख्त करो परिवार में, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इससे हमको क्या सीखा कि अगर परिवार में जैसे क्लेश है, कपटी है, शंका है और टेंशन है, तो आपका 100% परिवार में महाभारत तो होने वाली कि नहीं होने वाली। तो हम इस कम्युनिटी से क्या सीखेंगे? शांति सीखेंगे, अच्छे विचार सीखेंगे, अच्छा खाना सीखेंगे। तो जैसा खाना खाओगे ना, ऐसा आपका विचार भी वैसे ही होंगे। हम सात्विक खाना खाते हैं यहाँ पे, सारे लोग मानते हैं, थम्स करेंगे ऐसे, हम सात्विक खाना खाते हैं, तो हमारे विचार भी अच्छे हैं ना। तो अब एक छोटी सी और एक परिभाषा देता हूं एक की, जो मैंने कहीं से देखा है, मैंने कुछ सुना है, एक की परिभाषा। एक की परिभाषा क्या है? एक और एक अगर मिल जाए, एक और एक अगर दो बन जाते हैं, एक और एक दो बन जाते हैं, तो समझ लो ये गणित है, यानी कि ये गिनती है। समझ रहे हो? एक और एक अगर दो बन जाएं, तो ये क्या समझो, ये गिनती है। और एक और एक दो बन जाए तो क्या है? ये गिनती है। लेकिन एक और एक 11 बन जाए तो समझ लो ये संगठन है। ये क्या है? संगठन। एक और एक 11 बन जाए तो इसको क्या समझे? संगठन। एक और एक 11 है, बन जाए तो ये क्या है? संगठन है।
और एक ही रह जाए। लिख लिया तो थम्स करेंगे दोनों चीजें, अगर लिख ही रहे हो तो मैं लिखा ही देता हूं, चलो। भाई पहला तो मैंने बताया कि एक और एक दो हो जाए तो वो तो गणित हो गई। दूसरा बताया एक और एक 11 अगर बन गए तो समझ लो संगठन है। लेकिन एक ही रह जाए, एक एक ही रह जाए तो समझ लो ये प्रेम है। एक ही रह जाए तो क्या समझोगे, ये प्रेम है। और एक अगर शून्य हो जाए, एक और एक अगर शून्य हो जाए तो समझ लो ये आध्यात्म है। एक और एक अगर शून्य हो जाए तो समझ लो ये अध्यात्म है। एक एक और एक शून्य हो गए तो क्या हो गया, ये अध्यात्म हो गया। लेकिन एक और यानी एक से एक को ना मिलने दिया जाए, एक को एक से ना मिलने दिया जाए तो समझ लो ये कूटनीति है। अगर एक को एक से न मिलने दिया जाए तो ये क्या है, कूटनीति है। प्रीति जी, कूटनीति है कि नहीं है। और लास्ट में एक के सामने एक को खड़ा कर दिया जाए, एक के सामने एक को खड़ा कर दिया जाए तो समझ लो ये राजनीति है। क्या है, राजनीति। अब मैं इसको, अगर आप चाहो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो आप देख लेंगे। यानी एक और एक मिल जाए, यार एक और एक दो हो जाए तो समझ लो वो गणित है। और एक और एक दो हो गए तो क्या है, गणित है। एक और एक 11 बन गए तो ये संगठन है। और एक रह जाए वो है प्रेम। और एक शून्य हो जाए वो है अध्यात्म। और एक से एक को नहीं मिलने दिया जाए वो है कूटनीति। और एक के सामने एक को खड़ा कर दिया जाए वो है अध्यात्म, है ना। ओ सॉरी, राजनीति। एक के सामने एक को खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या है, राजनीति है। तो अब इससे हम क्या सीखे कि प्रेम से भरपूर रिश्ते ही आनंद का संकेत देते हैं। प्रेम से भरपूर रिश्ते ही हमको क्या देते हैं, आनंद का संकेत देते हैं। और अहंकार अज्ञान की परछाई होता है। अहंकार अज्ञान की परछाई होता है। और अज्ञान अगर दूर हो जाए तो परछाई अपने आप विलीन हो जाती है। भाई अज्ञान यानी अहंकार अज्ञान की परछाई होता है। और अज्ञान अगर दूर हो जाए तो परछाई अपने आप विलीन हो जाएगी। और नए रिश्तों में रोशनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, और नए रिश्तों में रोशनी आ जाएगी। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, और एक छोटा सा संदेश मेरा यह है कि आपसे किसी से भी आपका झगड़ा होता है या आप किसी से बोलना बंद करते हैं, तो मैं तो कहता हूं बोलना बंद मत करो। क्योंकि जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो बोलना जारी रख सकता है, कि कमजोर व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो बोले आगे से। कमजोर वो तो पहले ही कमजोर है, उसकी हिम्मत ही कहाँ है जो आप आपसे आके आगे से बोल ले। अगर आप अपने आप को पावरफुल व्यक्ति समझते हैं तो आपको आगे से बोलना है। कमजोर व्यक्ति आपको आगे से नहीं बोल सकता, वो उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की, वो कमजोर है, उसके पास सोर्स कम है। दूसरा, कि अगर मान लो आपने बोलना बंद कर दिया, आपने रिश्तों से बड़ा अहंकार को साबित कर दिया। कि जो बोलते नहीं है इसका मतलब आपके रिश्तों से बड़ा अहंकार है आपका। और रिश्तों से बड़ा अगर अहंकार आपने साबित कर दिया तो समझ लो कि आपके जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ जाएगी, दरार आ जाएगी। और जब बोलना बंद करते हैं
तो फिर सुलह का रास्ता भी बंद हो जाता है। और जब सुलह का रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे रिश्तेदार या जो भी जानकार जो भी कुछ है, हम अकेले पड़ जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे सुना और जो भी मुझे कोशिश की मैंने सिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। वाह सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत ही अच्छी ढंग से आपने आज हमें रिश्तों के ऊपर बताया और उससे रिलेट किया। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है महाभारत के साथ ही महाभारत के पात्रों से आपने इसको रिलेट किया। काफी लोगों ने बहुत डिटेल में जाके नोट्स बनाए हैं और मैंने भी काफी कुछ सर से सीखा है। क्योंकि पढ़ना पढ़ना होता है, लेकिन उसको आज डिटेल में और कंसेप्ट क्लियर करना ये अलग ही डिफरेंट चीज होती है। तो सर को कैसे धन्यवाद देने वाले हैं आप लोग? तो आप स्क्रीन रेड करने का काम करेंगे या चैट बॉक्स में जाके सर को थैंक यू मैसेज टाइप करने करेंगे। मैं मेरी साइड से सर को हार्ट सिंबल दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी जो हम लोग जानते हैं लेकिन उन पे काम नहीं कर पाते हैं। तो अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद नॉलेज शेयर करने के लिए। आपका हर गुरुवार का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ चीजों को जानते हुए उन पर काम नहीं कर पाते हैं, पर हम दोबारा से रिचार्ज होके उनको काम करते हैं। और सर ने आज ऐसे बहुत से पात्रों के बारे में बताया जो कहीं ना कहीं यदि वो हमारे समाज में है, हमारे परिवार में है, तो हमारे रिश्तों में एक दरार पैदा करने का काम करने वाले हैं। अलग अलग सर ने डिटेल में बताया। साथ के साथ सर ने यह भी बताया कि यदि आप पावरफुल हैं तो आपको अपनी बात जारी रखनी चाहिए। क्योंकि कमजोर व्यक्ति नहीं बोल पाता, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे को लगातार एजुकेट करते हैं, लगातार सीखते हैं। ये ऐसा क्लब है जहां पर सब कुछ मिलता है। आप इसमें एक बार आ गए हैं, आप इसमें को ज्वाइन कर लिया है, तो दिल करता है कि जीवन भर इस क्लब के अंदर बने रहें। लगातार हम लोग एजुकेट सीख रहे हैं। तो अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बहुत कुछ सारी जानकारी लेने के बाद हम कुछ लोगों से सर का फीडबैक लेने वाले हैं। फीडबैक तो क्या, जानने वाले हैं कि उन्होंने आज के सेशन से कुछ चीजों को रिलेट किया, नहीं किया, क्या अच्छा सेशन आज का लगा। तो मेरे बीच में जो भी एक्साइटेड पर्सन होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, 305 से ज्यादा हमारे साथ फैमिली मेंबर हैं। हम कुछ दो चार लोगों से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या रिलेट उन्होंने आज किया। उन्हें लगा कि हमें महाभारत का कौन सा पात्र बने हुए हैं, हमें कौन सा पात्र से अपने पद को छोड़ना होगा जिससे हम अपने जीवन को और बेटर से बेटर कर पाए। तो हमारे बीच में रेज हैंड कम हुए हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा और